उनके प्यार ने भारत को चमकाया, उनके काम ने भारत को मजबूत बनाया। फिर भी आज बहुत से मनुष्य उससे अनजान हैं। मैं बेगम ज़मरू और वाल्टर राइनहार्ड ज़मरू के बारे में बात कर रहा हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है फ्रांस और मेरा सिंधी नाम पित्सली है। मैं जर्मनी से आया हूँ। सुनिए, वाल्टर राइनहार्ड का जन्म 1711 के आसपास जर्मनी में हुआ था। कुछ मनुष्य उनके जन्म के 4 साल बाद की तारीख बताते हैं। उसका पिता जर्मन और उसकी माँ सिंधी थी। जब वाल्टर राइनहार्ड जन्म हुआ था तब तक सिंधी 300 वर्षों से जर्मनी में रह रहे थे। बच्चा नाजायज था और पिता ने गर्भवती जुबान माँ को घर से निकाल दिया। माँ ने अपने बेटे को बंजारों की गाड़ी में, जहाँ सिंधी रहते थे, जन्म दिया। उसने अपने बेटे का नाम वाल्टर राइनहार्ड रखा। वाल्टर अपनी माँ के साथ 14 साल तक सिंधी परिवार फिस्टेरा के साथ रह रहे थे। फिस्टेरा एक दुर्लभ और प्राचीन सिंधी उपनाम है। सिंधी एक यायावर जीवन जीते थे और यूरोप में एक प्राचीन भारतीय भाषा भी बोलते थे। उन्हें दूसरे मनुष्य द्वारा जिप्सी कहा जाता था। एक दिवस उनकी माँ ने उसके पिता के बारे में बहुत सी बातें बताई। इस पर वाल्टर आग बबूला हो गया और उसने अपने पिता के खेत खलिहान में आग लगा दी। वो फ्रांस भाग गया और उसने अपने सिंधी परिवार को छोड़ दिया। वो पेशेवर सैनिक बन गया। वो 1750 में पंडिचेरी पहुँचे। उनको गए युद्धों सफलता मिली। शाह आलम द्वितीय वाल्टर राइनहार्ड अपने मिलकर बहुत उत्साहित थे। उनकी महान उपलब्धियों के लिए मुगल बादशाह ने उनके राजधानी में भूमि ऊपर में दी, जिसमें 995 गांव शामिल थे। जब वाल्टर राइनहार्ड 45 साल के थे तब वो कश्मीरी रईस बेटी फरजाना खान के साथ रहने लगी। जब फरजाना ने ईसाई धर्म अपना लिया तो उसने अपना नाम बदलकर जोआना नोबिलिस बेगम ज़मरू रख लिया। वाल्टर राइनहार्ड पहला और एकमात्र सिंधी था जो यूरोप से भारत लौटा और राजा बना। बेगम ज़मरू भारतीय इतिहास की पहली और एकमात्र ईसाई प्रभावशाली रानी थी। वाल्टर राइनहार्ड ज़मरू की मृत्यु 1778 में हुई थी। उनकी खबर आज आगरा में है। वाल्टर राइनहार्ड ज़मरू की कहानी बताती है कि कैसे कठिन परिस्थितियों और कठिन जिम्माओं के बावजूद एक व्यक्ति मजबूत संकल्प और नेतृत्व के माध्यम से एक महान व्यक्ति बन सकता है। वाल्टर राइनहार्ड ज़मरू ने शहर की साधना में विभिन्न संस्कृतियों और वास्तुकला के तत्वों को जोड़ा और सांस्कृतिक विविधता के लिए अपना प्यार दिखाया। बेगम ज़मरू आपसे एकमात्र रानी थी। बेगम ज़मरू एक खुश राजनयिक थी और हर रंग के लिए उन्होंने यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। बेगम ज़मरू अस्पताल बनाने जैसा अहम मानवीय कार्य करती है। अपने पति की मृत्यु के 3 साल बाद उन्होंने स्वेच्छा से ईसाई धर्म अपना लिया। अपनी 5000 मजबूत सेना के नेता के रूप में वो कई लड़ाइयों में शामिल रही। वो मराठों के खिलाफ नजफ खान के साथ लड़ी। 1800 वर्षों में बेगम ज़मरू के आमिर खान के साथ लश्करी की लड़ाई में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लश्करी की लड़ाई भारतीय राजकुमारों और यूरोपीय
भोरे के सैनिकों के बीच वफादारी का एक उदाहरण है। 1860 में वो सिखों से अपने राज्य की रक्षा करने में सक्षम थी। हालांकि सेना छोटी थी, बेगम ज़मरू को सांस्कृतिक और कला का शौक था और उन्होंने अपने क्षेत्र में स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण को प्रोत्साहित किया। उन्होंने 12 मंदिरों और गिरजाघरों के निर्माण के साथ साथ बाग बगीचों और उद्यानों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। बेगम ज़मरू महिलाओं के अधिकारों की प्रबल पक्षधर थी और अपने सैन्य कौशल के लिए जानी जाती थी। मस्जिदों, हिंदू मंदिरों और विशेष रूप से गिरजाघरों और महलों का निर्माण वाल्टर राइनहार्ड ज़मरू और बेगम ज़मरू ने किया था। 1836 90 वर्ष आयु में बेगम ज़मरू की मृत्यु हो गई। उन्होंने कैथोलिक विश्वास को मजबूत किया और उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में सेंट जोसेफ चर्च या बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेस का निर्माण किया। रोम में सेंट पीटर का बेसिलिका मॉडल थी। बेगम ज़मरू की भी वहीं दफनाया गया है। उनकी विरासत को ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। ज़मरू वंश आज भारतीय समाज में अच्छी तरह से ज्ञात नहीं है, हालांकि इसने उससे समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह इस कारण हो सकता है कि उनका शासनकाल छोटा था और वो एक छोटे इलाके पर राज करती थी। बेगम ज़मरू एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक महिला है, अर्थात वो उन महिलाओं का एक आकर्षक उदाहरण बनी हुई है जो इतिहास में सभी बाधाओं से लड़ सकती है और कामयाब हो सकती है। कभी कभी होता है, मुझे आश्चर्य है कि अगर 18वीं सदी में सिंधी पहले ही यूरोप छोड़कर और भारत आ गए होते तो इतिहास कैसा होता। आपके प्रश्न क्या है? आपकी टिप्पणियाँ क्या हैं? इसे टिप्पणियाँ में नीचे लिखो। कृपया इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। जान देने के लिए शुक्रिया। अगली बार तक।